नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, कल झारखंड के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है। कल ये साफ हो जाएगा कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। लेकिन इन सबके बीच में आज हम जिस पर डिस्कस करेंगे वो भी समझने वाली बात है। हम कुछ 28 सीटों पर हम आज डिस्कस करेंगे। ये वो 28 सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, जिस पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए जैसे ये सीट आपके लिए आरक्षित है। बोरियो हो गया, बरहेट हो गया, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा, घाटशिला, पोटका, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमार, तोरपा, खूंटी, खिचड़ी, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, लोहरदगा, मनिका और कोलोवीरा सीटें आरक्षित हैं। अब इन सीटों पर इसलिए भी चर्चा जरूरी है क्योंकि ये वही 28 सीटें हैं जिन 28 सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार दो सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी ने खूंटी और तोरपा सीट जो है वो जीती थी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। हमारे साथ मदन जुड़ चुके हैं जो कि ब्यूरो चीफ भी हैं। आप दोनों ही का स्वागत है। सबसे पहले हम राकेश रंजन जी आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। आरक्षित सीटें हैं, 28 आरक्षित सीटें हैं। इन आरक्षित सीटों पर बीजेपी की भी काफ़ी पैनी नज़र रही है क्योंकि पिछली बार बीजेपी इन्हीं 28 सीटों में सिर्फ 2 सीटें हासिल की थी। बात कर ले हम बोरियो की, तो बोरियो पर किस तरह से इस बार देखा जा रहा है और बोरियो में क्या लग रहा है इस बार, क्या हिसाब किताब होने वाला है कल? देखिए, जो 28 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें हैं, जैसा आपने बताया पिछली बार 2 सीटें थी और दिलचस्प ये था कि इस बार लोकसभा के चुनाव में वो दोनों सीटें बीजेपी हार गई थी, चाहे आप खूंटी की बात कर लीजिए या तोरपा की बात कर लीजिए। लेकिन बीजेपी ने ये 2 सीटें गंवाई जरूर थी, मतलब लीड यहाँ पर गंवा दी थी, लेकिन उसने 5 नए जो है एसटी आरक्षित सीटों में लीड हासिल की थी, जिसमें सरायकेला, दुमका, जामा, घाटशिला और पोटका जो है वो शामिल है। आपने बोरियो की बात की, यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम ही पिछली बार थे और उन्होंने बीजेपी के सूर्य नारायण हांसदा को हराया था। हालांकि सूर्य नारायण हांसदा इस बार भी उम्मीदवार हैं, लेकिन वो बीजेपी से उम्मीदवार नहीं हैं, वो जेएलकेएम से प्रत्याशी हैं और यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम का मुकाबला जो है वो धनंजय सोरेन से हो रहा है। और जो आप कहिएगा पिछली बार लोबिन हेम्ब्रम ने यहाँ लगभग 18,000 की जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जेएमएम को जो है 2600 कुछ वोटों की ही लीड मिली है, तो एक डाउनवर्ड दिखता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम का जो मामला है वो थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। तो मुझे लगता है बीजेपी ये सीट जीत सकती है क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम जो है वो बीजेपी के टिकट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। मदन बिल्कुल, देखिए इसी मकसद से लोबिन हेम्ब्रम को बीजेपी में शामिल भी कराया गया, क्योंकि जिस तरह से 2019 के चुनाव के परिणाम को देखें तो ये जो आरक्षित सीटें थी उस पर प्रदर्शन जो है बिल्कुल खराब रहा था बीजेपी का। तो इस बार जो है पूरी तरह से फोकस करते हुए अधिक से अधिक सीटें इसमें निकालने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है। दरअसल ये कहा जाता है कि सामान्य सीटों पर बीजेपी को सफलता मिल जाती है, लेकिन जो आरक्षित सीटें हैं वो उस पर बीजेपी कामयाब नहीं हो पा रही है और वो जो है जेएमएम के कब्जे में जा रही है। तो इस पर काम किया गया और कई नेताओं को उस से तोड़कर ही कहें तो जो बीजेपी ने जेएमएम के नेताओं को अपने दल में शामिल कराया। नाराजगी भले ही उनकी अपनी है, लेकिन एक तरह से चुनाव से पहले 2 बड़े नेता जो है जेएमएम से शामिल होते हैं। उसमें पहला नाम जो है वो चंपई सोरेन का आता है, दूसरा नाम लोबिन हेम्ब्रम का आता है, जो कि दोनों गुरुजी के बड़े ही करीबी थे और एक तरह से कहें तो फाउंडर मेंबर माने जाते हैं जेएमएम के। तो ऐसे में 2 मजबूत पिलर जब जेएमएम का बीजेपी के साथ होता है तब बीजेपी की उम्मीदें और बढ़ जाती है और काम करते हैं और कई जगहों पर उम्मीदवार को बदलते भी हैं और कई उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में अच्छे परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, ये उम्मीद है बीजेपी को। तो इसी से हम कह सकते हैं कि बोरियो में लोबिन हेम्ब्रम पर बीजेपी ने भरोसा जताया। सरकार के खिलाफ जो है लगातार वो मुखर रहे, जल जंगल जमीन की रक्षा की बात किए और उनका एक अपना छवि है उस क्षेत्र में। इसका कितना फायदा मिलेगा ये कल पता चल जाएगा। कल जब परिणाम आएंगे तब ये मालूम होगा कि
कि आरक्षित सीटों पर जो बीजेपी ने अपना फोकस किया उसमें सफलता कितनी हाथ लगी। फिलहाल लोबिन हेम्ब्रम पर ही हम लोग मतलब माना जाए कि लोबिन हेम्ब्रम है वहां से, मुझे लगता है कि बीजेपी को जो है वो बोरियो सीट मिल सकती है। ठीक है, अगर बरहेट की बात करें तो बरहेट में क्या लग रहा है इस बार आपको? बरहेट में एक बार फिर से, चूंकि वहां से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं तो किसी बड़े उलटफेर की संभावना दिख नहीं रही है। ये सीट जो है जेएमएम रिटेन करेगी ऐसा लगता है, तो बरहेट की सीट जो है वो जेएमएम की तरफ जाएगा। ठीक है मदन। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब 2019 में चुनाव लड़े तो 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, दुमका और बरहेट, लेकिन उन्होंने बरहेट को ही चुना, दुमका खाली किया और फिर वहां से बसंत सोरेन चुनाव जीत कर आए। तो ऐसे में बरहेट जो है अब उनका एक गढ़ हो चुका है, वहां वो काफी काम भी किए हैं। 5 साल जब मुख्यमंत्री रहे तो कई बार दौरा किए, कई रातें वहां पर बिताए और एक तरह से पूरा फोकस किया। तो और आरक्षित सीट होने की वजह से आबादी की भी बात की जाए तो जो वोट जातिगत समीकरण है वो उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और ऐसे में एक मजबूत स्थिति में वहां हेमंत सोरेन है। लेकिन बीजेपी ने भी उलटफेर किया है, वहां पर गमालियन हेम्ब्रम को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, उनकी भी अपनी छवि है, वो भी लगातार क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन कितना कड़ा मुकाबला हो सकता है ये कल पता चल जाएगा। ठीक है, लिट्टीपाड़ा की बात कर ली जाए तो हम बात करें राकेश जी, लिट्टीपाड़ा में क्या लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ पर जेएमएम ने अपने सिटिंग विधायक की टिकट जो है वो काट दी थी, दिनेश विलियम मरांडी की, वो बागी भी हुए और फिर बाद में जो है वो बीजेपी में भी शामिल हो गए, जबकि बीजेपी ने डेनियल किस्कू का टिकट जो है वो काट दिया और बाबूधन मुर्मू को टिकट दिया है। तो दिनेश विलियम मरांडी के आने से जो बीजेपी है वो थोड़ी मजबूत तो जरूर हुई है, लेकिन पिछली बार फासला इतना बड़ा था कि मुझे लगता नहीं कि बीजेपी इसे पाट पाएगी। तो मुझे लगता है कि जो लिट्टीपाड़ा की सीट है वो भी जो है वो जेएमएम की तरफ जा सकता है। ठीक है मदन। बिल्कुल, देखिए यही एक मामला जो है बहुत वहाँ पर मुकाबला को दिलचस्प किया है कि सिटिंग विधायक वो भी साइमन मरांडी जैसे बड़े दिग्गज नेता के बेटे दिनेश विलियम मरांडी को वहाँ से टिकट काट देना, ये एक बड़ा मतलब रिस्क है और क्या कहें एक बड़ा कदम जो है जेएमएम ने बड़ा फैसला लिया वहाँ पर। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है अब तक खुलकर सामने नहीं आया है और पूरे प्रचार के दौरान अगर देखें तो दिनेश विलियम मरांडी ये कहते हुए नजर आए कि हमने ये जवाब मांगा है सिर्फ कि आखिर मेरी क्या गलती है और किस वजह से मेरा टिकट कटा है। अब वो बीजेपी में भी शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के लिए काम भी कर रहे हैं। हेमलाल मुर्मू को जो कि बीजेपी से कई बार चुनाव लड़े और वो हार कर जो है फिर से जेएमएम में वापस हुए, तब अब उन्हें जो है हेमलाल मुर्मू को लिट्टीपाड़ा से उम्मीदवार बनाया है। तो ये कितना कारगर साबित होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने वहाँ से बाबूधन मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, तो एक कड़ा मुकाबला जो है वहाँ दिख रहा है। और दिनेश विलियम मरांडी के एक चीज़ हम थोड़ा समझना चाहेंगे इसमें इस सीट पे, क्योंकि अगर देखिए हम बात करें राकेश जी, यहाँ पर एक सिटिंग विधायक अगर उधर टिकट नहीं मिलता है, टिकट काट दिया जाता है, तो आपको नहीं लगता इसका जो है नफा नुकसान भी देखा जाएगा? हो सकता है नुकसान भी हो सके, क्योंकि पिछली बार अगर वो ज्यादा मार्जिन से जीत कर आए थे तो वोटर्स तो उनके खुद के भी होंगे, कुछ जेएमएम के भी होंगे। नहीं, देखिए जो दिनेश विलियम मरांडी की पारिवारिक सीट ये रही है, उनके पिता जैसा मदन जी ने बताया कि साइमन मरांडी के बेटे हैं, उनकी माँ भी यहाँ से विधायक रही हैं। तो अगर आप माँ पिता और बेटे को जोड़ लें तो 10 बार यहाँ से यही लोग चुनाव जीते हैं। तो लेकिन ये जेएमएम का मजबूत गढ़ है। एक बार साइमन मरांडी बीजेपी से चुनाव लड़े थे, तब जो है जेएमएम प्रत्याशी ने उन्हें पराजित कर दिया था, तब भी जेएमएम को जीत मिली थी। तो जेएमएम का यहाँ स्ट्रांग होल्ड है, इसलिए मुझे लगता है कि जीत हार के अंतर में तो फर्क पड़ सकता है, परिणाम में शायद ना पड़े। ठीक है, महेशपुर की बात कर ले हम मदन, तो महेशपुर में क्या लग रहा है इस बार? देखिए महेशपुर में भी नवनीत हेम्ब्रम बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और स्टीफन मरांडी स्टीफन मरांडी का जो कद है वो काफी बड़ा है और एक वो सुरक्षित सीट अपने आप के लिए वो मानते हैं। तो फिर से एक बार दबदबा जो है वो स्टीफन मरांडी का ही रहने वाला है। जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसमें स्टीफन मरांडी आसानी से जीत हासिल कर रहे हैं। अगर बात की जाए राकेश जी, इसमें देखिए नवनीत हेम्ब्रम है, स्टीफन मरांडी और मनोज मरांडी भी है जेएलकेएम से, तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए इस बार भी मुझे लगता है कि स्टीफन मरांडी जो है वो जीत हासिल कर लेंगे। पिछली बार भी उनके नाम जो है ये बड़ी जीत रही थी और 34,000 वोटों से वो जीते थे यहाँ से, तो एक बड़ा मार्जिन है। हालांकि नवनीत
नवनीत हेम्ब्रम को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, वो इस क्षेत्र में डीएसपी भी रहे हैं, तो उनकी एक अपनी लोकप्रियता है। लेकिन यहाँ भी स्थिति वही लिट्टी पाड़ा जैसी ही मुझे दिखती है कि हो सकता है कि जीत हार का मार्जिन कम हो जाए, लेकिन पलट पाना जो है नवनीत हेम्ब्रम के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। और शिकारी पाड़ा की बात करें राकेश जी, यहाँ तो फिर मुझे लगता है कि जो नलिन सोरेन के बेटे हैं आलोक सोरेन, उनको जीत मिल जानी चाहिए, तो ये सीट जेएमएम जो है वो रिटेन कर सकती है। बिल्कुल, एक लंबा रिकॉर्ड रहा है, 7 बार विधायक रहे हैं नलिन सोरेन, और फिर से उनको पार्टी ने लोकसभा चुनाव में दुमका से उम्मीदवार भी बनाया, आसानी से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो एक तरह से कहें तो नलिन सोरेन और जेएमएम का वो गढ़ है, तो आलोक सोरेन जो है वो आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें अब, तो शिकारी पाड़ा तो हो गया है, और हम बात कर लें दुमका की, तो दुमका में आपको क्या लग रहा है इस बार राकेश जी? देखिए, दुमका की बात करें तो बसंत सोरेन और सुनील सोरेन के बीच बहुत करीबी मुकाबला है, और दुमका में ये ट्रेडिशन भी रहा है, यहाँ पर हमेशा बीजेपी और जेएमएम के बीच जो है वो करीबी मुकाबला ही होता है, तो एक टफ फाइट है। लेकिन जो एक अनुमान लगता है कि वो स्लाइट एडवांटेज जो है वो बसंत सोरेन को दिखता है। अब सुनील सोरेन के लिए कहा जाता है कि वो अपसेट करने के लिए जाने जाते हैं, तो क्या वो कर पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि शहर से सुनील सोरेन को कितने वोट मिलते हैं, और अगर वो यहाँ पर बड़ी मार्जिन से लीड कर पाए तभी उनके लिए संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि बसंत सोरेन ये सीट जो है फिर से निकाल सकते हैं, तो दुमका भी जो है मुझे जेएमएम की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है मदन जी? बिल्कुल, देखिए, एक मजबूत स्थिति वहाँ सुनील सोरेन का भी रहा है, वो शिबू सोरेन गुरुजी को भी हरा चुके हैं, तो ऐसे में अब उनके पुत्र बसंत सोरेन उनके सामने हैं, और ये विधानसभा का चुनाव है। हालांकि वो बसंत सोरेन भी अपना कद जो है वहाँ पर बरकरार रखे हैं, काम भी उस क्षेत्र के लिए किए हैं, तो जनता अब कितना उनके साथ खड़ी रही है इस मतदान के दौरान, इस वोटिंग के दौरान, ये देखने वाली बात है। लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प है, एज बसंत सोरेन को जरूर मिल रहा है। लेकिन मुझे इस बार लग रहा है, राकेश जी थोड़ा इतर लग रहा है, मुझे लग रहा है इस बार सुनील सोरेन जो है यहाँ पर कुछ कमाल करते हुए दिख सकते हैं। टाइट फाइट है, परिणाम किसी भी तरफ आ सकता है, लेकिन जो इतिहास देख रहा हूं मैं, तो वहां मैं देखता हूं कि टाइट फाइट तो हमेशा रही है, लेकिन बीजेपी 2014 छोड़कर कभी दुमका जीत नहीं सकी, तो इसीलिए लगता है कि मुकाबला करीबी ही होगा, लेकिन वो स्लाइट एडवांटेज जो है मुझे बसंत सोरेन को दिख रहा है, वैसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जामा की बात कर ले तो राकेश जी। या देखिए, जामा में इस बार लुइस मरांडी को जब दुमका से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो उसके बाद वो जेएमएम में शामिल हुई, और जेएमएम से उन्हें जामा में टिकट मिला है। सुरेश मुर्मू एक बार फिर जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछली बार भी वो केवल 2-2.5 हजार वोटों से ही हारे थे, तो एक करीबी मुकाबला है। और चूंकि लुइस मरांडी के लिए ये नया क्षेत्र है, बिल्कुल 11th आवर में वो पार्टी में शामिल हुई, तो कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, कार्यकर्ता कितने दिल से लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो एक कठिन मुकाबला यहाँ पर भी है, कांटे का मुकाबला बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्लाइट एज जो है वो आपको सुरेश मुर्मू को देना पड़ेगा, बीजेपी को। तो देखिए, जो हम संथाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, दुमका और जामा, इतनी सीटें जो है एसटी आरक्षित हैं। उसमें से मुझे लगता है सबसे पहले हमने चर्चा की बोरियो की, और सबसे आखिर में चर्चा की जामा की। ये 2 सीट जो है मुझे लगता है कि वो बीजेपी बोरियो और बात की जाए जामा जो है वो बीजेपी के खाते में भी जा सकती है, और 5 सीटें जो हैं वो जेएमएम जो है वो रिटेन कर सकता है। ठीक है, घाटशिला की बात कर ले तो घाटशिला में बहुत करीबी मुकाबला है। रामदास सोरेन जो है यहाँ से प्रत्याशी हैं, यहाँ पर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और आपको बता दूं कि यहाँ चंपई सोरेन ने भी पूरी ताकत झोंकी है, तो उसका इम्पैक्ट कितना होता है उस पर यहाँ का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि पिछली बार की जीत जो है वो बहुत ज्यादा नहीं थी, 6724 वोटों की लीड ही रामदास सोरेन को यहाँ से मिली थी, बल्कि जीत मिली थी। और इस बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से
लीड किया है 795 वोटों से, तो ये भी बताता है कि एक करीबी मुकाबला है। तो करीबी मुकाबले में कोई भी बाजी मार सकता है। मुझे तो ये बहुत टाइट दिख रहा है, लेकिन चूंकि रामदास सोरेन मंत्री हैं तो एक स्लाइट एडवांटेज आप उनको कह सकते हैं, स्लाइट एज कह सकते हैं, लेकिन वो स्लाइट है, यहाँ परिणाम बदल भी सकता है। ठीक है, तो क्या समझा जाके मदन, किस पर टिक लगाया जाए, जेएमएम की भाजपा? नहीं, जो हमारे सहयोगी ने कहा वही है कि पूरी तरह से दोनों ने ताकत लगाया। एक जो अंतिम समय में मंत्री बनाए गए रामदास सोरेन, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है, और अंतिम समय में जब बीजेपी का दामन थामकर चुनावी मैदान में दोनों बाप बेटे पहुंचे हैं, तो चंपई सोरेन की तरफ से भी बाबूलाल सोरेन के लिए पूरी ताकत लगाई गई है। तो अब देखना होगा बाजी कौन मारता है, मुकाबला दिलचस्प है। ठीक है, पोटका की बात करना है। देखिए, पोटका में बात करें तो संजीव सरदार जेएमएम के कैंडिडेट हैं और बीजेपी से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही हैं। मेनका सरदार का टिकट कटा, वो थोड़ी नाराज भी हुई, फिर उन्हें मनाया गया, वो मान भी गई और मीरा मुंडा के लिए जमकर प्रचार किया है। लेकिन पिछली बार संजीव सरदार यहाँ 43,000 वोटों से जीते थे, तो एक टफ टास्क जो है वो मीरा मुंडा के सामने है। मुझे यहाँ पर मुकाबला करीबी दिख रहा है। अब भविष्यवाणी करने में थोड़ी सी हिचक हो रही है कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। आप मदन उस क्षेत्र में गए थे, वहाँ पर देखा है, क्या लगता है मदन? नहीं, बिल्कुल, एक तो कद है, अर्जुन मुंडा का अपना क्षेत्र रहा है, कार्य क्षेत्र भी वो है, तो मुकाबला काफी दिलचस्प है। जब हम वहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे थे तो कुछ नाराजगी जरूर वर्तमान विधायक के खिलाफ दिखा था, और परिवर्तन लोग चाहते हैं, लेकिन जो जातिगत वोटों का समीकरण है और जो जेएमएम का अपना एक गढ़ बना चंपई सोरेन के समय से, तो अब चंपई सोरेन के बीजेपी में आने के बाद कितना बदलाव होता है, ये इस पर भी वहां का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब देखना होगा कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से इस सीट पर कितना असर पड़ता है। और मीरा मुंडा को जब अर्जुन मुंडा की पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया, तो अर्जुन मुंडा की जो अपनी ताकत है वो कितनी लगी है, कार्यकर्ताओं ने कितना समर्थन से काम किया, समर्पण से काम किया, इस पर भी। और यहाँ चंपई सोरेन का भी इफेक्ट है, लोग कहते हैं पूरा इफेक्ट है। हम तो इसको हम लोग क्या करें, टाइट में ही रखें कि इसको रखा जाए कि नहीं? इसमें टाइट फाइट में ही रहेगा। एज थोड़ा सा जो है जेएमएम को मिलता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा एज मिलता है। ठीक है, सरायकेला की बात कर रहे हैं। सरायकेला में मुझे लगता है कि चूंकि चंपई सोरेन यहाँ पिछली बार 15,667 वोटों से जीते थे, और आप अगर यहाँ का इतिहास देखिएगा तो लोकसभा के चुनाव में यहाँ से बीजेपी अक्सर लीड करती है। इस बार भी 20,000 वोटों से उसने लोकसभा में जो है लीड किया है सरायकेला, लेकिन विधानसभा में बीजेपी यहाँ हार जाती थी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि चंपई सोरेन उम्मीदवार होते थे जेएमएम से। तो ये बताता है कि चंपई सोरेन का अपना व्यक्तिगत जो है वो इस क्षेत्र में एक पकड़ जो है उनकी रही है। यही वजह है कि लोकसभा में बीजेपी लीड करती है, लेकिन विधानसभा में चंपई सोरेन जीत जाते थे। अब चूंकि चंपई सोरेन बीजेपी के ही प्रत्याशी हैं, तो जो वोटर लोकसभा में बीजेपी को वोट करते थे और विधानसभा में चंपई सोरेन को वोट कर जाते थे, शायद वो चंपई सोरेन की तरफ ही आ जाएं। तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन जो हैं वो यहाँ एडवांटेज की स्थिति में हैं, और मुझे लगता है कि वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल जीत सकते हैं। मदन, आप भी मानते हैं? मानते हैं, और चंपई सोरेन का दबदबा है वहां पर, चंपई सोरेन को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब चाईबासा की बात करना है। चाईबासा की अगर बात कीजिए तो वहां से दीपक बिरुआ जो कि मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने गीता बालमुचु हैं। लेकिन यहाँ पर दीपक बिरुआ की एक जबरदस्त पकड़ है, और ये बातें जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं तब से ये बातें दिख रही हैं। पिछले 3 बार से लगातार यहाँ से वो जीत रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो है कुछ चीजें बदल जाएंगी। इस बार फिर से वो आगे निकलते हो सकता है कि हार जीत का मार्जिन कुछ कम हो जाए, लेकिन बाजी मुझे लगता है कि दीपक बिरुआ ही मारेंगे। दीपक बिरुआ ही मारेंगे। ठीक है, अब हम मझगांव की बात कर लें तो यहाँ पर नीरल पूर्ति हैं, और नीरल पूर्ति चुनाव जीते थे पिछली बार जेएमएम के टिकट पर। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको बीजेपी ने भी बड़कुंवर गगरई को टिकट दिया है, तो एक मजबूत कैंडिडेट बीजेपी ने दिया है। बड़कुंवर गगरई यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं, लेकिन अगर आप पिछली बार का मार्जिन देखिए
तो वो 47,000 वोटों का था और इस बार लोकसभा में यहाँ से जेएमएम ने 60,000 वोटों से लीड किया है। तो मुझे लगता है कि ये सीट जो है जेएमएम को ही जा सकता है। लेकिन पिछले बार के वोट के जो आंकड़े हैं वो इस वजह से भी है कि कई सीटों पर आजसू ने अलग चुनाव लड़ा था और इसका खामियाजा समझना होगा, थोड़ा इसको भी समझना होगा। इससे खामियाजा जो है एनडीए फोल्डर को भुगतना, यानी कि बीजेपी को भुगतना पड़ा था। हाँ, पिछली बार भूपेंद्र पिंगुआ को बीजेपी ने टिकट दे दिया था तो वो 20,000 और बड़कुंवर गगरई जो है वो एक अलग पार्टी से चुनाव लड़ गए थे, इसलिए ये तो वो अच्छा वोट लेकर आ गए थे, तो इसलिए वो लीड 47,000 की हो गई थी। लेकिन इस बार तो लोकसभा में बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई थी, तब भी यहाँ से जो गीता कोड़ा है वो 60,000 वोटों से पिछड़ गई थी, यहाँ पर बीजेपी पीछे रह गई थी। तो मुझे लगता है कि मझगांव सीट जो है वो निरल पूर्ति को जा सकता है। मदन, हम इस पर टिक लगा दें यहाँ से, इसलिए कि इस क्षेत्र से ही जो जोबा मांझी मंत्री थी उनको चुनावी मैदान में उतारा गया था, इसलिए इसका फायदा जो है उनको मिला था और एक बड़ा मार्जिन जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, तो इसको हम जेएमएम पर ही लगा दें फिलहाल। हाँ, जेएमएम को थोड़ा एज मिलता दिख रहा है। ठीक है, हम बात करें जगन्नाथपुर की, तो गीता कोड़ा है जगन्नाथपुर से और सोनाराम सिंकू हैं और लक्ष्मीनाथ गागराई हैं भी चुनावी मैदान में। किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, यहाँ सोनाराम सिंकू को थोड़ा सा एज मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन गीता कोड़ा और मधु कोड़ा ने पूरी ताकत लगाई है। हो समाज का वोटर जो है वहां पर अधिक है, तो ऐसे में कितना वो वोट को कन्वर्ट अपने आप में करवा पाते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन सोनाराम सिंकू कांग्रेस से ही थे और पहले गीता कोड़ा भी सांसद कांग्रेस से थी, तो इसलिए दोनों के आपसी जो ट्रेनिंग थे वो काफी अच्छे थे, इस वजह से जो है परिणाम पक्ष में होता था। लेकिन मुझे लगता है कि जगन्नाथपुर में गीता कोड़ा जो है वो भारी पड़ सकती हैं। वो मजबूत स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि देखिए सोनाराम सिंकू जो है वो मधु कोड़ा के ही करीबी थे और इसलिए मधु कोड़ा की वजह से ही उनको टिकट मिला था और उन्हें जो वोट भी मिले थे उसमें मधु कोड़ा और गीता कोड़ा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। हालांकि इस बार लोकसभा के चुनाव में गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से भी पिछड़ गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने काफी दौरे किए। जो कोड़ा दंपत्ति है उसने यहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं उनको उठाया है, तो मेहनत की है लोकसभा चुनाव के बाद इस क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि गीता कोड़ा जो है, जो उनसे नाराजगी रही होगी मतदाताओं की लोकसभा के समय में, अब शायद उतनी नहीं रही होगी और मुझे लगता है कि गीता कोड़ा यहाँ से बाजी मार सकती हैं। ठीक है, तो बात करें तो बीजेपी के खाते में ये सीट जाते हुए दिख रही है। अगर मनोहरपुर की बात कर लें तो देखिए मनोहरपुर में तो मुझे नहीं लगता कि जेएमएम हारेगा यहाँ पर। हालांकि मनोहरपुर की सीट इस बार शायद आजसू को दी गई है, तो आजसू वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दिनेश चंद्र बोपाई, हाँ बोपाई चुनाव वहाँ कमजोर स्थिति में है आजसू। हाँ, वहाँ कमजोर स्थिति में है आजसू। जोबा मांझी के जो बेटे हैं जगत मांझी, मुझे लगता है कि वो इस सीट को रिटेन कर लेंगे। मतलब ये जेएमएम के खाते में जाती हुई जगत मांझी के खाते में जाती हुई रही, आपको लग रहा है मदन? बिल्कुल ऐसा ही समीकरण है। आगे की सीट पर हम लोग चर्चा करें। चक्रधरपुर की बात कर रहे हैं। चक्रधरपुर में मुझे लगता है कि इस बार फेरबदल होगा। यहाँ से पिछली बार सुखराम उरांव जीते थे, उन्होंने लक्ष्मण गिलुआ को पराजित किया था, लेकिन इस बार शशि भूषण समाज को बीजेपी ने टिकट दिया है, चूंकि लक्ष्मण गिलुआ का निधन हो गया था। तो अब इस बार शशि भूषण समाज जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन शशि भूषण समाज से ज्यादा जो परेशानी का सबब बने हुए हैं सुखराम उरांव के लिए, वो हैं जो खरसावां के विधायक हैं दशरथ गगराई। उनके भाई जो हैं विजय सिंह गगराई शायद नाम है उनका, उनकी वजह से जो है सुखराम उरांव परेशानी में हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं कि हम जीतेंगे तो हेमंत सोरेन के साथ रहेंगे। उन्हें वहां पर समर्थन भी मिल रहा है, कई संस्थाएं वो वहां पर चलाते हैं, उसके जरिए लोगों से वो जुड़े रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ वोट जो है उधर भी जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब जेएमएम के वोट बटेंगे तो शशि भूषण समाज यहाँ पर जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी ये सीट गेन कर सकती है चक्रधरपुर की। ठीक है मदन, बिल्कुल देखिए यही समीकरण हम बताने वाले थे कि इसी तरह की स्थिति बनी है और यहाँ पर जो है शशि भूषण सामंत की स्थिति जो है वो मजबूत दिख रही है। ठीक है, खरसावां की बात करें। देखिए सोनाराम बोदरा यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार हैं और दशरथ गगराई जो हैं वो जेएमएम से हैं, वो वहाँ विधायक भी थे। तो ऐसे में एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये जो सोनाराम बोदरा है वो भी एक मजबूत उम्मीदवार है। अब देखना होगा कि मुकाबला
कितना करीबी होता है, हार जीत के आंकड़े कितने बड़े होते हैं, ये बहुत तो महत्वपूर्ण। आपको क्या लग रहा है, आप इसको टाइट में समझ रहे हैं? टाइट फाइट में। यहाँ पर मुझे भी लगता है कि दशरथ गगराई के सामने सोनाराम बोदरा को उतार कर मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया है बीजेपी ने। और देखिए, दशरथ गगराई ने भी अर्जुन मुंडा को पराजित किया है और पिछली 2 बार से जीत रहे हैं, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी 2 बार रहने के बाद बनती है। और सोनाराम बोदरा जो है जिप अध्यक्ष रहे हैं, चंपई सोरेन का पूरा सपोर्ट है उनको, और कहा तो ये जाता है कि चंपई सोरेन की सिफारिश पर ही उनको वहां से टिकट मिला है। तो ऐसी परिस्थिति में चंपई सोरेन ने भी वहां पर जो है पूरा जोर लगाया है। और देखिए, मार्जिन वहां जो वोट परसेंटेज है वो काफी बढ़ा है, पिछली बार से 6-7% बढ़ गया है। तो ये क्यों बढ़ा, लोगों का उत्साह इस अचानक कितना क्यों बढ़ा, ये एक संदेह पैदा करता है। क्योंकि पिछले 2 बार से वो विधायक थे, तो अगर उनकी वजह से बढ़ना होता तो पहले भी बढ़ता, लेकिन इस बार इतना क्यों बढ़ गया। ये भी हो सकता है कि वहां से JLKM भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, तो क्या ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो JLKM प्रत्याशी की वजह से बढ़ा है। अगर उनकी वजह से बढ़ा है तब फिर मानकर चलिए कि एक ट्रायंगुलर फाइट भी हो सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि खरसावां को टाइट फाइट में ही रखना चाहिए। ठीक है, और तमाड़ की बात कर रहे हैं हम, तो कैसे देख रहे हैं आप तमाड़ को मदन? तमाड़ की लड़ाई जो है काफ़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि 2 परिवारों के बीच का जो एक कहें लड़ाई चल रहा था, वो फिर से एक बार राजनीति के मैदान में उतरा है। रमेश सिंह मुंडा जो जिनकी हत्या हुई, उसमें उन आरोप जो है वो गोपाल पातर पर ही लगा है। तो ऐसे में अब उनके बेटे विधायक हैं विकास मुंडा वहाँ से, तो सीधा मुकाबला जो है गोपाल पातर और विकास मुंडा के बीच है, JMM और JDU के बीच है। आखिरी वक्त में ये फॉर्मूला निकाला गया कि झारखंड में BJP और JDU भी NDA के फोल्डर में शामिल हो, तो JDU को 2 सीटों पर जो है उतारा गया है, तो जिसमें जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय हैं और दूसरा सीट है वही तमाड़, जिस पर कि गोपाल पातर, राजा पीटर जो है उम्मीदवार हैं। लेकिन इसमें एक और मोड़ जो नया आया है उसमें यह है कि विकास मुंडा के भाई भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ये कितना नुकसान पहुंचाता है, और जो JLKM के प्रत्याशी दमयंती मुंडा है, हाँ, वो भी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर है। तो ये कैंची किधर चलेगा, इस पर निर्भर होगा वहां का परिणाम। मुझे लगता है कि यहाँ पर राजा पीटर को थोड़ा एज दिख रहा है, थोड़ा ही एज दिया जा सकता है। तो वो एज दिखता है क्योंकि उनका जो व्यक्तिगत वोट है ना, वो जब निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो उनको 15-16% वोट आ जाते हैं। तो ये बताता है कि उनकी एक पकड़ जो है इस क्षेत्र में रही है। अब अगर उसमें आके BJP, आजसू और JVMP का वोट अगर जुड़ जाता है तो नेचुरली उनको थोड़ा सा जो समीकरण है वो उनके फेवर में चला जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ राजा पीटर को स्लाइट एज है। ठीक है, स्लाइट एज मतलब राजा पीटर की यहाँ पर, मतलब JDU जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर सकती है। अच्छा, ठीक है, हम तोरपा की बात करें, यहाँ पर तोरपा में किस तरह से देख रहे हैं आप राकेश जी? देखिए, पिछली बार तोरपा और खूंटी ही वो 2 सीट थी जहां से BJP को जीत मिली थी 26 ST आरक्षित सीटों में। लेकिन मुझे लगता है कि तोरपा इस बार BJP के लिए बचाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कोचे मुंडा को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी तो दिखी ही है। कार्यकर्ता भी उनको लेकर बहुत उत्साहित जो है वो नहीं दिखे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पर सुदीप गुड़िया जो है वो कमाल कर सकते हैं और वो सीट BJP से छीनकर JMM के पाले में डाल सकते हैं। यहाँ लोकसभा में मेंगरा जो है वो कितना कमाल कर पाते हैं ये भी देखना होगा। हाँ जी, हाँ, वो भी है, लेकिन पॉलस सोरेन के नहीं होने से BJP को नुकसान हुआ है। पॉलस सोरेन का चूंकि यहाँ पर एक 16-17%, कई बार 20-22% तक वो वोट ले आते थे, तो उससे BJP को एक राहत मिल जाती थी। लेकिन चूंकि इस बार पॉलस सोरेन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या उनकी कमी विल्सन भेंगड़ा पूरा कर पाएंगे या कांग्रेस के एक बागी हैं वो पूरा कर पाएंगे, इस पर बहुत कुछ इफ बट है। लेकिन एज यहाँ पर जो है वो JMM को दिख रहा है। मतलब तोरपा की सीट जो है JMM जी हाँ, BJP लूज कर सकती है। BJP लूज कर सकती है। हम खूंटी की बात कर ले तो खूंटी में क्या लग रहा है आपको? देखिए, खूंटी में मजबूत स्थिति में फिर से एक बार नीलकंठ सिंह मुंडा हैं। वहाँ जो उनके खिलाफ उम्मीदवार बनाए गए हैं राम सूर्य मुंडा, वो उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं। उनकी पहचान भी बहुत ज्यादा नहीं है और ऐसे में आखिरी वक्त में उनके नाम की घोषणा हुई है। और तो पहले शायद स्नेहलता कंडूलना को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन तो फिर उम्मीदवार जो बदला गया, इस
इससे कहीं ना कहीं एक तरह से ये जो चीज़ें सामने आई है उसमें कि नीलकंठ सिंह मुंडा की स्थिति जो है वो मजबूत है। उनके भाई भी वहाँ से सांसद हैं, हालांकि वो कांग्रेस से सांसद हैं, लेकिन स्थिति जो है वो नीलकंठ सिंह मुंडा की मजबूत है। मतलब यहाँ से जो है बीजेपी फिर से वापस आ सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लें खिचड़ी की। खिचड़ी में क्या लग रहा है इस बार? खिचड़ी में मजबूत स्थिति में इस बार जरूर फिर से राजेश कच्छप दिख रहे हैं, लेकिन पूर्व विधायक को बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया और उनकी पकड़ भी अच्छी है। तो राम कुमार पाहन जो है मजबूत स्थिति में, वो भी चुनावी मैदान में है, कांटे की टक्कर है यहाँ पर, और यहाँ भी JLKM के उम्मीदवार हैं। तो अब समंदर पाहन ये कितना कमाल कर पाते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि दो पाहनों के बीच की लड़ाई में राजेश कच्छप को कहीं फायदा नहीं। अगर समंदर पाहन ने जो कुर्मी वोटर्स हैं उसमें सेंध लगा दी तब फिर बीजेपी के लिए राह बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो ट्राइबल वोटर्स हैं और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बिल्कुल राजेश कच्छप के पीछे दिखते हैं। तो ये एक चीज़ है। हालांकि अगर आप बात कीजिए तो रामकुमार पाहन पिछली बार सिर्फ 5400 वोटों से हारे थे, और अगर यहाँ बीजेपी और आजसू के वोट जोड़ देते तो वो ज्यादा हो जाते, लेकिन ये पिछली बार की बात थी। पिछली बार आजसू ने जो डेंट दिया था बीजेपी को, अगर वो डेंट इस बार JLKM ने दे दिया बीजेपी को, तो फिर से मुझे लगता है कि राजेश कच्छप यहाँ से जीत सकते हैं। तो इसलिए एडवांटेज जो है खिचड़ी में वो कांग्रेस को दिख रहा है। तो कांग्रेस पे टिक लगा दिया जाए। ठीक है, मांडर की बात कर लें हम तो। मांडर में भी बहुत टफ फाइट है। हालांकि अगर आप देखिए मांडर की बात कीजिए तो 2019 के चुनाव में यहाँ से बंधु तिर्की जीते थे, बाद में उनकी सदस्यता गई तो फिर उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ से जीती, लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया है। पिछली बार यहाँ लोकसभा चुनाव में सनी टोप्पो जो हैं वो आपको लड़े थे कांग्रेस से, अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला उन्होंने बना दिया है। सुनने में ये भी आ रहा है कि वहां पर आदिवासी वोटों में बंटवारा हुआ है, खास करके सरना वोटर्स जो है वो सनी टोप्पो की तरफ गए हैं। तो लेकिन मार्जिन पिछली बार भी यहाँ पर अगर आप देखिए तो शिल्पी नेहा तिर्की जो हैं वो 23,690 वोटों से जीती थी, और चूंकि ये गढ़ रहा है बंधु तिर्की का, तो मुझे लगता है कि इतने के बावजूद भी हमें स्लाइट एज देना होगा। हालांकि यहाँ का परिणाम पे नजर जो है वो रखनी होगी, लेकिन फिलहाल जो है स्लाइट एज यहाँ पर कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की को। आपके मदन किस तरह से देखें? बिल्कुल समीकरण सही इन्होंने बताया कि वो जो एक वोट के बंटवारे की कोशिश हुई है, मुख्य रूप से जो आदिवासी सरना हैं उनको सनी टोप्पो ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की, इसमें कितनी सफलता मिली है इसी पर सब कुछ निर्भर है। ठीक है, सिसई की बात करें मदन तो किस तरह से देख रहे हैं? सिसई में देखिए डॉक्टर अरुण उरांव को, जो कि पूर्व IPS रहे हैं, और जिगा सुसारन होरो, दो अलग मतलब कहे तो उम्मीदवार जो हैं मैदान में हैं। एक प्रशासनिक छवि लेकर के आए और एक सीधे तौर पर राजनीतिक हैं। तो ऐसे में एक जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो बड़ा जो है जरूर अरुण उरांव का रहा है। तो इसका कितना फायदा मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुकाबला यहाँ काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहीं पर जिगा सुसोरन होरो ने दिनेश उरांव को जो कि विधानसभा के स्पीकर थे उनको हराने का काम किया था, और वो भी 38,418 वोटों से, बड़े मार्जिन से। लेकिन इन सबों के पीछे फिर हम वही कहेंगे कि आजसू का एक बड़ा रोल था कि हर सीट पर जो है लगभग 55 सीटों पर आजसू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें कि कहीं ना कहीं 10,000 15,000 वोटों का जो है बिखराव, 25,000 वोटों का बिखराव जो है वो जीत के करीब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को पहुंचाया था। तो इस बार क्या समीकरण बनता है ये देखने वाली बात होगी। देखिए बीजेपी ने यहाँ से मजबूत कैंडिडेट दिया है अरुण उरांव को, लेकिन जो मैं 2 विक्ट्री देख रहा हूँ, पिछले विधानसभा में 38,500 और फिर इस बार भी लोकसभा में 26,000 से यहाँ कांग्रेस लीड करने में सफल रही थी। तो इतना मार्जिन क्या पाट पाएंगे अरुण उरांव, एक बड़ा सवाल है। लेकिन चूंकि उनकी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है तो इस वजह से जो है लोगों को लग रहा है कि क्या वो कोई करिश्मा करेंगे, कर भी सकते हैं। इसलिए मुझे स्लाइट एज यहाँ पर अभी भी JMM को दिखता है, लेकिन इसे अगर आप चाहिए तो टाइट फाइट में रख सकते हैं। मतलब हम सिसई को टाइट फाइट में रख सकते हैं। अब हम गुमला की बात कर लें।
देखिए, गुमला में सुदर्शन भगत जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, और उनकी अपनी एक अलग छवि है। तो सुदर्शन भगत को भूषण तिर्की के सामने उतारा गया है। तो अब एक दिलचस्प मुकाबला वहां भी देखने को मिल रहा है। तो अब परिणाम में महज कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, इसे टाइट फाइट में ही हम रखेंगे। जी हाँ, अब देखिए, वैसे सिमडेगा में बीजेपी भी जीती है। अगर पिछले 5 चुनावों की बात कीजिए, जी हाँ, गुमला की, तो गुमला की अगर पिछले 5 चुनाव की बात कीजिए तो 3 बार बीजेपी जीतने में इस सीट पर सफल रही है। 2 बार जो है भूषण तिर्की भी यहाँ से जीते हैं। यहाँ से सुदर्शन भगत भी जो है सांसद बनने से पहले विधायक रह चुके हैं। तो ये सीट जो है वो सुदर्शन भगत के लिए जानी पहचानी सीट है। और पिछली बार जो मार्जिन था वो 7,500 वोटों का था। तो ये मार्जिन ऐसा है जिसे कि पाटा जा सकता है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर सुदर्शन भगत को स्लाइट एज है। तो क्या रखें, बीजेपी की तरफ रखें कि इसे टाइट फाइट में रखें? नहीं, स्लाइड एज बीजेपी की तरफ, बीजेपी की तरफ हम दे देते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर बिशनपुर की बात कर लें। बिशुनपुर में क्या लग रहा है इस बार? बिशुनपुर में देखिए, समीर उरांव जो कि राज्यसभा सांसद रहे हैं और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी फिर से एक बार उन पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बनाया। लेकिन उनके सामने फिर से वही चमरा लिंडा हैं जो कि वर्तमान में विधायक हैं, जेएमएम से बागी होकर समीर उरांव के खिलाफ लोहरदगा से चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव में उतरे थे। लेकिन फिर से एक बार दिलचस्प मुकाबला वहां भी होने को है और वहां से विधायक रह चुके हैं समीर उरांव। तो ऐसे में मुकाबला जो है कांटे की वहां पर है। हाँ, वहां पे पिछली बार हालांकि जीत जो थी चमरा लिंडा की वो 17,000 वोटों की थी। तो एक अच्छी जीत उन्होंने पिछली बार हासिल किया था। लेकिन ये एक ऐसी लीड है जिसको कि पाटा जाता है। तो मुकाबला करीबी है और यहाँ पर चमरा लिंडा के खिलाफ कुछ बागी भी खड़े हैं। तो अगर उन्होंने कुछ वोट निकाल लिए चमरा लिंडा की तरफ से, तब वो ऐसी परिस्थिति में जो है समीर उरांव बाजी पलट सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है इसे आप या तो टाइट फाइट में रखें या स्लाइट एज जो है वो जेएमएम को दिखता है। तो क्या टाइट फाइट किया जाए इसको? हाँ, टाइट फाइट में ही रखा जाए, इसे टाइट फाइट में ही रख देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिमडेगा की। सिमडेगा में इस बार मुझे लगता है कि चीजें पलटेंगी, क्योंकि पिछली बार जो भूषण बाड़ा यहाँ से जीते थे वो सिर्फ 285 वोट से जीते थे। तो बहुत ही क्लोज फाइट थी और श्रद्धानंद बेसरा जो हार गए थे पिछली बार बीजेपी के टिकट पर, उनको उम्मीद होगी कि शायद इस बार जीत उनको मिल जाए। और खास करके तब जबकि एनोस एक्का की जो झारखंड पार्टी है उनकी बेटी आयरीन एक्का यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और वो भी दमखम लगाकर चुनाव लड़ रही हैं। तो अगर उन्होंने 20% के आसपास वोट ले आया तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है श्रद्धानंद बेसरा इस सीट को जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है सिमडेगा को बीजेपी के खाते में डाला जा सकता है। ये सीट बीजेपी को मिल सकती है। बिल्कुल, ये समीकरण सही है। और जिस तरह से बीजेपी ने फिर से एक बार अपने पुराने उम्मीदवार पर भरोसा जताया है और जीत के जो आंकड़े हैं वो महज सैकड़ों में थे, इसलिए बीजेपी ने फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया और एक कड़ा मुकाबला जो है वहाँ होने को है। स्लाइड एज इसलिए मिल रहा है क्योंकि फिर से एक बार जो एनोस एक्का है उन्होंने अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो एक अगर कुछ वोट को वो काट पाती है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ। ठीक है, कोलोबीरा की बात करें तो कोलोबीरा कैसे देखते हैं? यहाँ कोलोबीरा में भी चुनाव बहुत दिलचस्प बन गया है। हालांकि पिछली बार नमन विकसल कोंगाड़ी ने 12,338 वोटों से यहाँ जीत हासिल की थी। तो एज उनको दिखता जरूर है, लेकिन चूंकि यहाँ से एनोस एक्का के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, संदेश विभव एक्का, और वो भी पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं और मुकाबले को उन्होंने त्रिकोणीय बना दिया है। और चूंकि ये मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है तो ट्रायंगुलर फाइट में कई बार जो होता है कम परसेंटेज वोट पर भी कोई जो है वो जीत जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि कोलेबीरा को आप या तो टाइट फाइट में रखिए या स्लाइट एज जो है आप कांग्रेस को भी दे सकते हैं। लेकिन चूंकि झापा यहाँ बहुत मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ रहा है तो वो खेल बिगाड़ सकता है कांग्रेस का। ठीक है मदन, यही वजह है कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी को एज मिलता हुआ दिख रहा है और बीजेपी कहीं ये सीट निकाल न ले इसकी चर्चा जो है जोरों पर है, क्योंकि जो एनोस एक्का के बेटे हैं उन्होंने
एक बड़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, और इससे अगर एक बड़े मार्जिन में वो वोट काटते हैं तो इसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं नमन बिक्सल कोंगारी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको होने जा रहा है। तो हम इसे टाइट फाइट में रख दें। इसे टाइट फाइट में रखा, ठीक है, इसे टाइट फाइट में कर देते हैं। हम लोहरदगा की बात कर रहे हैं। लोहरदगा में भी एक बहुत करीबी मुकाबला है यहाँ पर रामेश्वर उरांव और नीरू शांति भगत। जी हाँ, नीरू शांति भगत के बीच में यहाँ पर जो सुदेश महतो की पत्नी है उन्होंने कैंप किया है और नीरू शांति भगत के साथ उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया है। इसका कितना प्रभाव पड़ा है वो तो कल पता चल ही जाएगा, लेकिन एक करीबी मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर अब जब जातीय समीकरण और जो अल्पसंख्यक वोटर्स की आप संख्या देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्लाइट एज जो है वो कांग्रेस के रामेश्वर उरांव को दिया जा सकता है। स्लाइट एज है, लेकिन यहाँ के परिणाम पर भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी उलटफेर की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक करीबी मुकाबला है। फिलहाल स्लाइट एज जो है वो कांग्रेस को, रामेश्वर उरांव को। मदन, बिल्कुल ये जरूर है कि राहुल गांधी खुद लोहरदगा पहुंचकर रामेश्वर उरांव के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हैं, तो इससे एक बदलाव की उम्मीद जो है कांग्रेस के नेताओं को है। और वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक वोटर्स और जो आदिवासी वोटर्स हैं वो अगर एकजुट होकर उनके पक्ष में वोट करते हैं तो इसका सीधा लाभ जो है वो मिल सकता है, और इसलिए स्लाइड एज जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार। आखिरी सीट की बात करें तो मनिका की बात कर लें। जो देखिए, मनिका की सीट भी इस बार इंटरेस्टिंग है। अगर आपने सामने की लड़ाई होती तो यहाँ कांग्रेस को एज दिख रहा था, लेकिन यहाँ कांग्रेस के ही बागी मुनेश्वर उरांव जो है वो चुनाव में उतर गए हैं। बीजेपी ने इस बार अपना टिकट भी बदल दिया है, हरे कृष्णा को दे दिया है टिकट, हरे कृष्णा सिंह को, तो वो चुनावी मैदान में हैं और वो जो है 2 बार यहाँ से जीत भी चुके हैं। और हरे कृष्णा सिंह और रामचंद्र सिंह के बीच पहले भी मुकाबला जो है वो इस क्षेत्र में होता आया है। लेकिन मुनेश्वर उरांव जब पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर 2014 में, जहां तक मुझे याद है, चुनाव लड़े थे तो 22% वोट लाने में वो भी कामयाब हुए थे। तो अगर मुनेश्वर उरांव ने अच्छी संख्या में वोट काट लिए तो चूंकि यहां पर इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत हार का फर्क मुझे 1,500 वोटों का दिख रहा है, तो फिर ये मुश्किल हो सकती है यहां पर रामचंद्र सिंह के लिए। चूंकि यहां पर रघुपाल सिंह भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। पिछली बार बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, लेकिन उनका जो इतिहास है वो यहां से निकल के फिर वो आरजेडी भी गए थे। तो अगर ये दोनों ठीक ठाक संख्या में वोट ले आए तो मुझे लगता है कि ये सीट जो है बीजेपी को जा सकती है। हरे कृष्णा सिंह यहां से बाजी मार सकते हैं। मदन, बिल्कुल ये समीकरण जो है सही बताया इन्होंने कि जो हरे कृष्णा सिंह हैं वो भाजपा के एक मजबूत नेता के तौर पर हैं और रामचंद्र सिंह वर्तमान में विधायक हैं। कांग्रेस ने फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया, तो थोड़े बहुत समीकरण अगर बनते हैं। तीसरा जो उम्मीदवार इन्होंने बताया कि कांग्रेस से ही नाराज मुनेश्वर उरांव, वो अगर एक 10,000 के करीब भी वोटों का बंटवारा करते हैं तो फिर समीकरण वहां बदल सकते हैं, परिणाम बदल सकते हैं। तो अब देखना होगा, महज कुछ घंटे हैं, इसे टाइट फाइट में रखा जाए। तो समीकरण और परिणाम इसे टाइट फाइट में रखे कि बीजेपी को दिया जाए इसे? नहीं, एज बीजेपी को है, लेकिन टाइट फाइट में ही इसे रखा जाए। आज हम टाइट फाइट में इसे रख देते हैं। तो अगर हम टाइट फाइट में रख देते हैं तो हम बात कर लें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 28 सीटें, 28 सीटें हमारी हो गई। अब इसमें देखिए, पहले जिस तरह से चुनाव हुए उसमें जो परिणाम निकल के आए थे, 2 सीटें बीजेपी पाई थी, लेकिन यहाँ पर तो एक अच्छा खासा प्रदर्शन करती बीजेपी दिख रही है, यानी कि एनडीए फोल्डर दिख रही है। 9 सीटें एनडीए फोल्डर को जाते दिख रही है और एनडीए को 12 और टाइट फाइट में 7 सीटें हैं जिसमें उलटफेर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है मार्जिन, करीबी मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना जो समय है हमें देने के लिए और तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर टाइट फाइट में हम 7 सीटों को रखे, 28 जो है जो सीटें हैं, हमने जो आरक्षित सीटें हैं उस पर बातचीत की, चर्चा की, जिसमें से 60 सीटें। अगर जो टाइट फाइट की सारी सीटें हैं अगर उस तरफ भी चल जाएं तो बीजेपी 9-10 सीट से खुशी रहेगी। पिछली बार 2 सीट मिला था, 2 सीट मिली थी, हाँ। तो वहां पर इजाफा ही दिख रहा है। हाँ, इस बार इजाफा ही दिख रहा है, बीजेपी को यहाँ पर एज मिलते दिख रहा है और ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। और फिलहाल
अब ये तो फिलहाल कल निर्भर हो जाएगा, पता चल जाएगा किसको कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन जो है टाइट फाइट में है या फिर अब कौन जीत रहा कौन हारा। ये तो कल जो है वो सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा जब पेटियां खुलेंगी और प्रत्याशियों की किस्मत का जो ताला है वो खुलेगा। और जब एक एक करके काउंटिंग शुरू होगी तो प्रत्याशियों की जो है वो किस्मत जो है कल खुलेगी। कल पता चल जाएगा कि इसकी किस्मत कल बुलंद होने वाली है।